12वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान देंगे। उनके पास एक किताब है वितान भाग 2, जिसमें एक पाठ है सिल्वर वेडिंग, जो मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित है। सिल्वर वेडिंग का अर्थ है कि जब किसी भी मनुष्य की वैवाहिक जीवन को 25 वर्ष पूर्ण होते हैं तो उसे सिल्वर वेडिंग कहते हैं। तो इसके विषय में हम सुनेंगे। कहानी आरंभ होती है। यशोधर पंत नामक एक व्यक्ति हैं। वह अपने ऑफिस में 5:30 बजे 5:30 होते ही अपनी फाइलों को बंद करके अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। उनके जो छोटे नीचे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनकी वजह से उन्हें भी 5:30 बजे तक दफ्तर में बैठना पड़ता है। उनकी यह आदत है कि किसी भी बात को लेकर अपने कर्मचारियों की थकान को दूर करने के लिए वो कोई ना कोई ऐसी बात कहते हैं जिससे उनके जो कर्मचारियों की थकावट दूर हो जाती है। यह आदत उन्हें अपने किशनदा पांडे से मिली है। यशोधर पंत नामक एक व्यक्ति हैं। वह बहुत ही गंभीर हैं, काम के प्रति ईमानदार हैं और सभी से मिलने वाले व्यक्ति हैं। कई बार अपने छोटे कर्मचारियों के द्वारा की गई गलती को हंसी में टाल देते हैं। दफ्तर की घड़ी में 5:25 होते ही और जो 5:30 का जो 5 मिनट का समय होता है, उस विषय में अपने कर्मचारियों पर वो कटाक्ष करते हैं कि आप लोगों को देखकर यह घड़ी भी धीरे धीरे चल रही है। और इस बात को लेकर कई बार बहस भी करते हैं और हंसते भी हैं। और यह घड़ी वो सदा रेडियो से मिलाकर रखते हैं। और ये घड़ी उन्हें ससुराल में शादी में मिली थी, ससुराल से। बातों बातों में पता लगता है कि यशोधर पंत की शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी। सभी कर्मचारी उन्हें शादी की सालगिरह की बधाई देते हैं। एक कर्मचारी कहता है, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। शादी के 25 साल पूरे हुए। सेक्शन के सभी कर्मचारी जिद करते हैं, हमें पार्टी चाहिए। तो यशोधर बाबू उन्हें 30 रुपये देकर उन्हें चाय पार्टी करने के लिए कहता है, लेकिन स्वयं चाय पार्टी में शामिल नहीं होते। उनका मानना है कि उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप्पा में वक्त बर्बाद करने से किशनदा की परंपरा के विरुद्ध काम हो जाएगा वो। अब उस यशोधर पंत के बारे में आता है। पहले ऑफिस के बारे में आया, अब यशोधर पंत के बारे में। वे मूलतः अल्मोड़ा के रहने वाले थे, हिमाचल या उत्तराखंड में है। उन्होंने वहाँ से रैमजे स्कूल से 10वीं की। 10वीं करने के बाद वे पहाड़ से उतरकर दिल्ली में आ गए। दिल्ली में किशनदा के घर में रहने लगे। किशनदा उस समय कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से उनके यहाँ रह जाते थे। वहाँ वे सभी मिलकर पकाते और खाते थे। जिस समय यशोधर दिल्ली आए, उस समय उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। तो किशनदा ने नौकरी के लिए सही उम्र हो जाने तक यशोधर किशनदा ने उन्हें यहाँ किशनदा के वहाँ पर रसोइया बनकर रहे। यशोधर पंत किशनदा के वहाँ जब तक सरकारी नौकरी के लिए उम्र नहीं हुई, तब तक वो रसोइया बनकर रहे। बाद में किशनदा ने ही अपने नीचे उन्हें ऑफिस में नौकरी दिलवा दी। अब इसके पश्चात आगे चलते हैं। आगे उसके बच्चों के बारे में है। आजकल यशोधर दफ्तर पैदल आने जाने लगे हैं, लेकिन उनके बच्चे नहीं चाहते कि उनके पिता साइकिल पर दफ्तर जाएं, क्योंकि बच्चे आधुनिक हैं। बच्चे चाहते हैं स्कूटर लेकर पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर बेहुदा लगता है और कार उनके लेने की हैसियत नहीं है। दफ्तर से आते समय यशोधर बाबू प्रतिदिन मंदिर जाते थे, उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनते थे, स्वयं भी प्रभु का ध्यान लेते थे। बच्चों और पत्नी को यह बात बहुत बुरी लगती थी। वो कहते थे कि बब्बा, आप कोई बूढ़े थोड़ी हैं जो रोज़ रोज़ मंदिर जाएं, इससे ज़्यादा इतने ज़्यादा व्रत करें। सिद्धांत के धनी किशनदा की भांति यशोधर बाबू भी इस आलोचना को अनसुना कर देते थे। बिरला मंदिर से पहाड़गंज आते समय वे घर के लिए साग सब्जी लाते थे। किसी से अगर मिलना भी हो तो उससे मिलते हैं, लेकिन दफ्तर के बाद। परंतु घर में वे 8 बजे से पहले नहीं लौटते थे। घर लौटते समय उनकी निगाह उस स्थान पर पड़ती थी जहाँ पर कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। यहाँ से गुजरते समय इसी एरिया की बदलती शक्ल को देखकर यशोधर बाबू को बहुत बुरा लगता है। अब वह सारा
अब यह सारा गोल मार्केट तोड़कर यहाँ एक मंजिला क्वार्टरों के स्थान पर ऊंची इमारतें बनाई जा रही हैं। यशोधर बाबू के घर लेट आने का कारण एक ये भी था क्योंकि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू और उनके बच्चों के साथ उनकी अनसुनी हो जाती थी। किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाता था। इसी वजह से वो घर लेट लौटते थे। जब बच्चे छोटे थे यशोधर बाबू उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद किया करते थे। अब बड़ा लड़का भूषण प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी करता था, 1500 प्रति मासिक लेता था। जबकि यशोधर बाबू रिटायरमेंट पर पहुंचकर ही इतना वेतन पा सके हैं। इतना वेतन वो लड़का उसका वहाँ पर अभी ले रहा था, इतना वेतन वो रिटायरमेंट के बाद ले रहे थे। तो दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा था। यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना मुश्किल हो रहा था जब पिछले वर्ष उसका नाम अलाइड सर्विसेज की सूची में आया था तो उसने ज्वाइनिंग से इनकार क्यों कर दिया। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था। उनकी एकमात्र एक बेटी थी, उसे कोई लड़का या कोई वर पसंद नहीं आता था। जब भी वह इस प्रस्ताव को लेकर उनके सामने रखता था तो वह लड़की उस वर को अस्वीकार कर देती थी। जब पिताजी उसको ऐसा करने से मना करते थे तो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले जाने की धमकी देती थी। यशोधर बाबू अपने बच्चों की तरक्की से खुश तो हैं, परंतु कभी कभी उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि यह खुशहाली भी किस काम की कि जो अपनों में भी परायापन पैदा कर देती है। जब उनके बच्चे गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करते हैं तो उन्हें बुरा लगता है। जब उनके अपने ही बच्चे किसी गरीब रिश्तेदार की बेइज्जती करते हैं तो उन्हें बुरा लगता है। उनकी पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी तरह भी आधुनिक नहीं है, फिर भी मातृसुलभ मजबूरी में उन्हें अपने बच्चों की नज़र में आधुनिक बनाना पड़ा। पत्नी को यह मलाल है कि संस्कारों को निभाने के कारण उन्हें परिवार के कार्यों के बोझ तले दबना पड़ा है। उसकी दृष्टि में ये सब पारिवारिक संस्कार अब ढोंग और ढकोसले लगते हैं। यशोधर बाबू पत्नी की आधुनिकता का कई बार मजाक भी उड़ा देते हैं, परंतु असल बात तो यह है कि तमाशा तो स्वयं उनका ही बन रहा है। कई बार यशोधर बाबू को लगता है कि वे भी किशनदा की तरह घर गृहस्थी का सब बवाल छोड़कर जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दें। अच्छा है, उनको यह भी ध्यान है कि किशनदा का बुढ़ापा ज़्यादा सुखी नहीं रहा। उनके सभी साथियों ने दिल्ली की सुंदर कॉलोनियों में अपने मकान बना लिए हैं। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब किशनदा को सरकारी क्वार्टर छोड़ना पड़ा तो उनके किसी साथी ने उनका सामान अपने घर में रखने को हाँ नहीं की। यशोधर बाबू भी मजबूर थे क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी। उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। कुछ साल वे राजेंद्र नगर में किराए पर रहे और फिर अपने गांव लौट गए और जहां साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब यशोधर बाबू ने उनकी मृत्यु का कारण पूछा तो किसी ने यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं। यशोधर बाबू को यह भी अनुभव हुआ कि जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनके रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मृत्यु हो चलती है। इसलिए बच्चों का होना भी ज़रूरी है, परंतु यह भी ज़रूरी है कि उनके बच्चे जो संकेत दे रहे हैं, इससे यह पता चलता है कि यशोधर जी को बुढ़ापे में ज़्यादा सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। यानी किशनदा भी ऐसे ही थे, तो वो भी अपने बच्चों के साथ इस प्रकार रहा करते थे। तो कई बार तो उनका मन है कि वह अपने बच्चों को छोड़ दे, किशनदा की तरह समाज में चला जाए, लेकिन उन्हें बाद में ये भी बात समझ आई है कि अगर वह अपने बच्चों को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, तो बुढ़ापे में कौन उनकी देखभाल करेगा। उनका हाल किशनदा की तरह होगा। जिस प्रकार किशनदा रिटायरमेंट के बाद उसे किसी भी दोस्त ने अपने घर में जगह नहीं दी और अंत में अपने घर चले गए। घर जाने के बाद सबसे यही पता लगा कि जो हुआ होगा। यशोधर बाबू भी स्वीकार करते हैं कि उनके बीवी बच्चे उनसे अधिक समझदार और सुलझे हुए हैं। बच्चों को पिताजी की इस गलती का अफसोस है कि अब्बा ने DDA फ्लैट के लिए पैसा न भर कर बहुत बड़ी भूल की, परंतु यशोधर बाबू को किशनदा की यह उक्ति अधिक ठीक लगती है कि मूर्ख लोग घर बनाते हैं, सियाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव को पुश्तैनी घर बस। परंतु यशोधर बाबू को पुश्तैनी घर टूट फूट कर खंडहर बन चुका होगा, यह भी वे खूब जानते हैं। बिरला मंदिर में प्रवचन सुनते समय जब जनार्दन शब्द उनके कानों में पड़ा
तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं और वे उन्हें मिलने के लिए अहमदाबाद जाना चाहते हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार अब बिखर चुका है। तो जीजा जी का हाल चाल जानना वे अपना कर्तव्य समझते हैं। बच्चों से भी ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि वे पारिवारिकता के प्रति रुचि लें, परंतु पत्नी और बच्चों को यह बात मूर्खतापूर्ण लगती है। उनका यह मानना है कि आज के दौर में यह लगाव आर्थिक दृष्टि से किसी तरह ठीक नहीं, और हद तो तब हो गई जब कमाऊ बेटे ने यह कहा कि आपको बुआ के यहाँ भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को यह कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे अब्बा की इतनी साख है कि वह 100 रुपये किसी से उधार ले सके, क्योंकि जब भी यशोधर बाबू कोई काम करते थे तो किशनदास से सलाह जरूर लिया करते थे, और वे अपेक्षा अपने बच्चों से रखते हैं, परंतु बच्चे कहते हैं अब्बा अब तो आप तो हद करते हैं, जो आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछें। यशोधर बाबू को यह अनुभव होने लगा कि बच्चे अब अनुकूल नहीं होते, इसलिए बच्चों का यह प्रवचन सुनकर के सब्जी मंडी चले जाते हैं। वे सोचते जा रहे थे उन्हें अच्छा भी लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी ओर यह प्रस्ताव रखते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाज़ार जाकर दालें लाना, डिपो से कोयला लाना आदि ये सब काम आप पर छोड़ दें, अब हम कर दिया करेंगे। 1-2 बार उन्होंने बच्चों से कहा भी तो घर में कोहराम मच गया। बस तब से यशोधर बाबू ने यह कहना ही बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में लगा तब से बच्चे कहने लगे बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन सब कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। कमाऊ बेटा तो नमक छिड़कते यह भी कहता है नौकरी की तनख्वाह मैं दे दूंगा, नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। यशोधर बाबू को अपने बेटे की यह बात चुभती है। उसने अपनी नौकरी के रुपए कभी अपने पिता के हाथ पर नहीं रखे, बल्कि अकाउंट ट्रांसफ़र द्वारा सीधा बैंक में चले जाते हैं। वे सोचते हैं अगर ऐसा ही करना था तो क्या वह अपने पिता के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था। हद तो तब हो गई जब बेटे ने पिता के क्वार्टर को अपना बना लिया। वह अपना वेतन अपने ढंग से अपने घर पर खर्च करता है, कभी कॉर्पोरेट, कभी पर्दे, कभी सोफ़ा सेट, कभी डनलप वाले डबल बेड, कभी श्रृंगार मेज घर में लाए जा रहे हैं। यह भी बेटे ने कभी नहीं कहा लीजिए पिताजी यह टीवी आपके लिए, बल्कि यह कहता है कि मेरा टीवी है, समझे इसे कोई छुआ ना करे। घर में एक नौकर रखने की बात भी चल रही है, नौकर होगा तो इनका ही होगा, और पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं। यही सब सोचते हुए कि वे खुद ही सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए रास्तों को पार करके उस क्वार्टर में पहुंचते हैं। बाहर बदरंग तख्ती में उनका नाम लिखा है YD पंत। घर पहुंचते ही यशोधर बाबू को एक बार तो लगा कि वह किसी गलत जगह पर पहुंच गया। घर के बाहर एक कार, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, कुछ लोग विदा ले रहे हैं। बाहर बरामदे में कागज़ की झालरें और गुब्बारे लटक रहे हैं, रंग बिरंगी रोशनियां जल रही थी। फिर उन्हें अपना बेटा भूषण पहचान में आया, जो अपने बॉस को विदा कर रहा था। उसकी पत्नी और बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा कर रही है। बेटी ने जिन और बिना बाजू का टॉप पहन रखा है। यशोधर बाबू ने उसे ऐसे कपड़ों से कई बार मना किया है, लेकिन वह इतनी जिद्दी है कि ऐसी ही वेशभूषा को पहनती है, और माँ भी उसी का ही साथ देती है। कहती है सिर पर पल्लू वल्लू मैंने बहुत कर लिया, और वह भी तुम्हारे कहने पर, समझे मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय होठों पर लाली और बालों पर खिजाब लगाए हुए हैं, जबकि ये दोनों चीज़ें यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होती है। जब कार वाले विदा हो गए तब यशोधर घर पहुँचे तो बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई, बब्बा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर आ पहुँचे, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। शर्मीली हंसी के साथ यशोधर बाबू बोले, हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है? जब से तुम्हारा बेटा कमाने लगा है, किसी रिश्तेदार ने कहा। यशोधर बाबू इस बात से भी खफा हैं कि घर में भूषण रिश्तेदारों के लिए विस्की लाया है,
जब भूषण अपने मित्रों को यशोधर बाबू का परिचय करवाता है तो वे सभी उसे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कहते हैं। तो जवाब में यशोधर बाबू थैंक यू बोलते हैं। अब बच्चों ने विलायती परंपरा केक काटने के लिए कहा। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई। उन्होंने संध्या से पहले केक काटने से मना कर दिया और अपने कमरे में चले गए। शाम को 15 मिनट में वे संध्या करने में लगाते हैं, परंतु आज 25 मिनट लगा दिए। संध्या में बैठे बैठे वे किशनदा के संस्कारों के बारे में सोचने लगा। पीछे आकर पत्नी झिड़कती हुई बोली, क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे? यशोधर बाबू लाल गमछे में ही बैठक में चले गए। यह लाल गमछा पहनकर बैठक में आना बच्चों को असहज लग रहा था। बेटी कह ही देती है, बब्बा यू आर द लिमिट। खैर बात उपहारों के पैकेट खोलने की चली तो भूषण सबसे बड़ा पैकेट खोलते हुए बोला, इसे ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं अब्बा फटा फ्लोवर पहन कर जाते हैं, जब बहुत बुरा लगता है आप इसे पहनकर ही जाया कीजिए। थोड़ा ना नुकर करने के बाद यशोधर बाबू ने पहनते हुए कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उनकी आंखों में चमक सी आ गई, परंतु उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका बेटा जो यह कह रहा है कि आप सवेरे दूध लाते समय से पहन लिया करो, वह यह नहीं कहता कि मैं दूध लाऊंगा। इस ड्रेसिंग गाउन में यशोधर बाबू के अंगों में किशनदा उतर आए थे, जिनकी मौत जो हुआ होगा से हो गई थी। तो सभी बच्चे इस चैप्टर को 2 या 3 बार इस कहानी को सुनेंगे ताकि उन्हें इस कहानी का एक एक पहलू समझ में आ जाए।